नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय संविधान में मौजूद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं तथा पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे भी जा रहे हैं। यदि आप एक बार इन्हें ध्यान से सुन लेंगे और पढ़ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित फिर कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों का वर्णन किस भाग में है? उत्तर भाग 4 में। प्रश्न नंबर 2, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 4, क्या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? उत्तर होगा नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 5, नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? उत्तर, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। प्रश्न नंबर 6, राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 36 में। प्रश्न नंबर 7, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? उत्तर अनुच्छेद 37 में। प्रश्न नंबर 8, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी? उत्तर अनुच्छेद 38 में। प्रश्न नंबर 9, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर अनुच्छेद 39 के तहत यानी 39 के तहत। प्रश्न नंबर 10, समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव निषेध होगा किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 39 के क में। प्रश्न नंबर 11, ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में की गई है? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40 में। प्रश्न नंबर 12, कुछ विशेष दशा जैसे गरीबी, बुढ़ापा आदि में काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 41 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि काम मानवीय व न्याय संगत होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 42 में। प्रश्न नंबर 14 यानी 14, निर्वाह मजदूरी या उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा किस अनुच्छेद के अनुसार? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 43 के अनुसार। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है और महात्मा गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। तो इसलिए इसका उत्तर बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा कि इसका वर्णन कुटीर उद्योगों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15, समान नागरिक संहिता संबंधी विचार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता यानी समान यानी दो चीजें समान होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 44 तो 44 दो चीजें समान आ रही हैं, तो आप इस अनुच्छेद को इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी समान यानी 44 अनुच्छेद 44 में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 45 में।
प्रश्न नंबर 17, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 46 में। प्रश्न नंबर 18, कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 48 में। प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका वर्णन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 48 के क में किया गया है। अनुच्छेद 48 के क में, इसको ध्यान रखिएगा। और यह संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, यह निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 49 में। प्रश्न नंबर 21, किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 50 में। तो इस प्रश्न को आप किस तरीके से याद करेंगे वो मैं बता सकता हूँ उस अनुच्छेद को। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो दोनों को 25-25 दे दीजिए, 25 न्यायपालिका को दे दीजिए, 25 कार्यपालिका को नंबर दे दीजिए, तो दोनों को 25-25 मिला के 50 हो जाएगा। तो ये आप इस अनुच्छेद को इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, यह निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 51 के तहत। प्रश्न नंबर 23, गांधीवादी विचार से प्रेरित नीति निर्देशक तत्वों के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यानी किन अनुच्छेदों में हमें गांधीवादी सिद्धांत दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 43 के ख में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में और अनुच्छेद 48 में। यानी ये अनुच्छेद जो हैं वो गांधीवादी जो विचारधारा थी उससे संबंधित थे। प्रश्न नंबर 24 यानी 24, किस विचारक ने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है? भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा टी कृष्णाचारी जी ने। प्रश्न नंबर 25 यानी हमारा अंतिम प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो मित्रों इसका उत्तर होगा ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। अब एक प्रश्न हम आपसे करते हैं, जिन को इनका उत्तर आता है प्लीज वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देख के हमें बता सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायतों का गठन और उनकी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? और दोस्तों हाँ, तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में या अनुच्छेद 42 में। तो आप सभी हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देके बता सकते हैं और हमसे जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।